गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राजनागर। तो इस चैप्टर में अंडवाहिनी का अंडाशय का कंप्लीट हो गया है। अब उसमें अपन स्टार्ट करेंगे अंडवाहिनी या ओविडक्ट। अंडवाहिनी होती क्या है? सेकंड पॉइंट स्टार्ट होगा अंडवाहिनी, या इसको बोला जाएगा ओविडक्ट या फेलोपियन नलिका। बोले तो फेलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाएगा? फेलोपियन ट्यूब बोला जाएगा। तो अपन ने देखा कि किस प्रकार से अंडवाहिनी की स्ट्रक्चर होगी कि अंडवाहिनी या इसको बोला जाएगा ओविडक्ट या फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब। ध्यान में रखना, जो अंडाशय से एक अंडाशय के साइड से एक कुंडलित नलिका बाहर निकलती है। अंडाशय के साइड से एक, या आप कह सकते हो अंडाशय के पास एक कुंडलित नलिका स्थित होती है, जिसे आप कह सकते हो अंडवाहिनी। ये एक दृढ़ स्नायु के द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है। अपन बात करें कि जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये क्या करती है? ये अंडाशय की परिधि से चल करके गर्भाशय तक पहुंचती है। अंडाशय के परिधि से चल करके कहाँ तक पहुंचती है? गर्भाशय तक पहुंचेगी। और ध्यान में रखना, ये तीन भागों से, मेनली 3 भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट पॉइंट है इनफंडिबुलम, सेकंड पॉइंट है एम्फुला और थर्ड पॉइंट है इस्तमस। जो इनफंडिबुलम है ये फनल शेप्ड होता है, कीप के आकार का होता है। और इस इनफंडिबुलम के अग्र सिरे पर या इसके इनफंडिबुलम के टिप पर अंगुली के समान उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती है। फिम्बरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फिम्बरी कहा जाता है। ये अंडाशय से आने वाले अंडाणु को कलेक्ट करने का, संग्रह करने का कार्य करता। दूसरी कंडीशन है, इसके बाद जो इस इनफंडिबुलम होता है ना, आगे जाकर के ओपन, बहुत बड़े चौड़े वाले भाग में जाकर के खुलता है। क्या होता है? एक चौड़े वाले भाग, फूले हुए भाग में जाकर के इनफंडिबुलम एक चौड़े फूले हुए भाग में जाकर के खुलता है, जिससे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एम्फुला कहा जाता है। और यहाँ पर निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। आगे देखा जाए कि इसके बाद एक संकीर्ण भाग पाया जाता है, जिसे इस्तमस कहा जाता है, जो अंडवाहिनी, जो आप कह सकते हैं एम्फुला और साथ में गर्भाशय के बीच को जोड़ता है। मतलब आप कह सकते हो इस्तमस क्या करता है? अंडवाहिनी और गर्भाशय को जोड़ने का मध्य का भाग होता है। उसके बाद आप इसके बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें लिख लेना, यह एक कुंडलित नलिका, यह याद आप ये कह सकते हो कि यह कुंडलित नलिका अंडाशय के पास स्थित होती है। किसके पास स्थित होती है? अंडाशय के पास स्थित होती है। मतलब ये कुंडलित होती है। यह कुंडलित नलिका किसके पास स्थित होती है? अंडाशय के पास स्थित होती है। जो दृढ़ स्नायु या ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी होती है। क्या होते हैं? जो दृढ़ स्नायु से या ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी होती है। फिर बात करें
कि इसकी लंबाई कितनी होती है। अंडवाहिनी की लंबाई, अंडवाहिनी की लंबाई, अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भैया? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। आगे अपन देखते हैं कि यह अंडाशय यह अंडाशय की परिधि से चलकर, यह अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। यह अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। कहाँ तक जाती है भैया? गर्भाशय तक जाती है। एक तो अंडाशय के पास कह सकते हो, यह अंडाशय के पास पाए जाने वाली एक नलिका के समान संरचना होती है जो ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और ये अंडाशय की परिधि से चल करके कहाँ पर पहुँच के गर्भाशय तक जाती है। अंडवाहिनी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। अंडवाहिनी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। अंडवाहिनी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 3 भागों से मिलकर बनी होती है। अंडवाहिनी कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 3 भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 भागों के नाम बताइए। पहला भाग होता है इनफंडीबुलम, सेकंड भाग होता है एम्फुला और थर्ड भाग होता है इस्थमस। तो 3 भागों के नाम लिख लेते हैं। पहला भाग है इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, आधा बिना भी लगा सकते हो। इनफंडीबुलम क्या बोला जाएगा? इनफंडीबुलम। सेकंड पार्ट है एम्फुला, सेकंड पॉइंट है एम्फुला और थर्ड पॉइंट है इस्थमस। थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इस्थमस। तो आप फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो किसमें? इनफंडीबुलम में, इनफंडीबुलम में बोल सकते हो यह अंडाशय के ठीक पास, यह अंडाशय के ठीक पास, यह अंडाशय के ठीक पास, यह अंडाशय के ठीक पास किसके समान होता है? यह अंडाशय के ठीक पास एक कीप के समान सिरा होता है। यह अंडाशय के ठीक पास कीप के समान सिरा होता है। कीप के समान सिरा होता है जिसे क्या बोला जाता है? इनफंडीबुलम, जिसे इनफंडीबुलम या कीपक कहा जाता है। कीपक कहा, डायरेक्ट बोल सकते हो यह अंडवाहिनी का जो भाग है वो कीप के समान सिरा होता है। डायरेक्ट ये भी कह सकते हो यह अंडाशय के ठीक पास कीप के ठीक पास
कह सकते हो, या अंडवाहिनी के पास स्थित बोल सकते हो, सॉरी, यह अंडाशय के पास स्थित कीप के समान सिरा होता है। डायरेक्ट भी बात करें कि अंडाशय के पास क्या होता है, अंडवाहिनी के का सिरा कीप के समान होता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इतना ज़्यादा बड़ी वाली डाउट वाली नहीं है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि जो इनफंडिबुलम होता है, आगे बात करते हैं कि इनफंडिबुलम के अग्र सिरे पर अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं। अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें फिम्बरी कहा जाता है, या जिसे फिम्बरी या झालर कहा जाता है, जिसे फिम्बरी या झालर कहते हैं। हिनफंडिबुलम जो होता है, उस हिनफंडिबुलम के अग्र सिरे पर एक अंगुली के समान उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, फिम्बरी कहा जाता है। अब फिम्बरी क्या काम करती है, या आप डायरेक्ट बोलो, जो इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम में पाए जाने वाले जो फिम्बरी है, वो अंडाशय से निकलने वाले अंडाणुओं को कैप्चर करने का काम करती है। क्या करती है, उनको संग्रह करने में सहायक होती है। तो क्या करना, यह अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को संग्रह करने में या पकड़ने में सहायक होती है। निकलने वाले अंडाणु को संग्रह करने या पकड़ने में सहायक होती है। जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, तो उसको वहां से कैप्चर करने, उसको पकड़ने का काम करती, फिर यहां से इनको अंडाणुओं को एम्पुला में ट्रांसफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एम्पुला में ट्रांसफर करने का काम किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, जैसे इनफंडिबुलम है, वो इनफंडिबुलम आप कह सकते हैं, अंडवाहिनी का जो इनफंडिबुलम है, वो आगे चलकर एक चौड़े फूले हुए भाग में खुलता है। अंडवाहिनी का जो इनफंडिबुलम है, वो इनफंडिबुलम आगे चलकर एक चौड़े फूले हुए भाग में जाकर के खुलता है, जिसे एम्पुला कहा जाता है। और इस एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा कंडीशन है स्टमस। क्या होता है, अंडवाहिनी का जो अंतिम सिरा होता है, उसे स्टमस कहा जाता है। इनफंडिबुलम आगे जा करके अंडवाहिनी के एक चौड़े फूले हुए भाग में खुलता है, जिसे क्या बोला जाता है, एम्पुला कहा जाता है। और इस भाग में क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्टमस भाग में क्या होता है, यह अंडवाहिनी का क्या होता है, अंतिम भाग होता है, जिसे स्टमस कहा जाता है। और इसमें क्या पाई जाती है, एक संक्रिय अवकाशिका पाई जाती है। क्या वह स्टमस में है कि जो स्टमस होता है, वो एम्पुला व गर्भाशय के मध्य पाया जाता है, और ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्या होगा, स्टमस एम्पुला व गर्भाशय के मध्य पाया जाएगा, और ये इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करेगा।
गर्भाशय खोखली, गर्भाशय खोखली, गर्भाशय कैसा होता है? खोखली, कोमा पेशीय, पेशीय और उल्टी नाशपाती के समान। गर्भाशय कैसा होता है? खोखली, कोमा पेशीय व उल्टी नाशपाती, उल्टी नाशपाती के समान, उल्टी नाशपाती के समान संरचना होती है। किसके समान संरचना होती है? उल्टी नाशपाती के समान संरचना होती है। और यह श्रोणी भित्ति से, यह श्रोणी भित्ति से स्नायु द्वारा, श्रोणी भित्ति से स्नायु द्वारा, स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। यह श्रोणी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय, गर्भाशय एक पतली, गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा, पतली ग्रीवा द्वारा, पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, योनि में खुलता है। और गर्भाशय की, और गर्भाशय की, और इस गर्भाशय की गुहा को, गर्भाशय की गुहा को, गर्भाशय की गुहा को, या सॉरी, गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, गर्भाशय की ग्रीवा, गर्भाशय की ग्रीवा, ग्रीवा की गुहा को, गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, ग्रीवा की जो ग्रीवा की जो गुहा होती है, उस गुहा को क्या बोला जाता है? ग्रीवा नाल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीवा नाल कहा जाता है, ग्रीवा नाल कहा जाता है। डायरेक्ट आप यह कह सकते हो कि जो गर्भाशय होता है ना, वो एक पतली ग्रीवा समान, एक पतली नलिका समान, या बात करें कि एक पतली सर्विक्स, आप कह सकते हो कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा के समान, एक नेक मतलब गर्दन के समान एक संरचना में जाकर के खुलता है। उसकी जो गुहा होती है उसको आप क्या बोल सकते हो? ग्रीवा नाल कह सकते हो। अब आगे बात करते हैं कि जो ग्रीवा नाल होती है वो योनि के साथ मिलकर के जन्म नाल का निर्माण करती है। आगे देखते हैं, यह ग्रीवा नाल, यह ग्रीवा नाल योनि के साथ मिलकर, योनि के साथ मिलकर, यह ग्रीवा नाल योनि के साथ मिलकर जन्म नाल, जन्म नाल का निर्माण करती है, जन्म नाल का निर्माण करती है। यह ग्रीवा नाल योनि के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? जन्म नाल का निर्माण करता है। गर्भाशय की भित्ति, गर्भाशय की भित्ति उत्तकों की 3 परतों से बनी होती है। उत्तकों की 3 परतों से, या डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि गर्भाशय की जो भित्ति होती है ना, वो 3 परतों से बनी होती है। क्या होती है? गर्भाशय की जो भित्ति होती है, गर्भाशय की भित्ति उत्तकों की 3 परतों से बनी होती है। कितने परतों से बनी होती है? 3 परतों से बनी होती है। और ये 3 परतें
यह तीनों परतें गर्भाशय गुहा को, यह तीनों परतें गर्भाशय गुहा को आस्तरित करती है। गर्भाशय गुहा को क्या करती है? आस्तरित करती है, जो कि निम्न प्रकार है, जो कि निम्न प्रकार है। 3 प्रकार बोले तो फर्स्ट पॉइंट पेरीमेट्रियम होगा, सेकंड पॉइंट मायोमेट्रियम होगा और थर्ड पॉइंट एंडोमेट्रियम होगा। इन तीनों परतें क्या होती है? आप बात कर रहे हैं कि जो पेरीमेट्रियम होती है वो सबसे बाहरी परत होती है। यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि यह सबसे बाहरी पतला झिल्लीमय स्तर होता है। यह सबसे बाहरी पतला झिल्लीमय स्तर होता है। दूसरा पॉइंट है मायोमेट्रियम। दूसरा पॉइंट है कौन सा है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होता है? यह यह कैसा होता है? यह मोटा मध्य में पाया जाता है, मोटा चिकनी पेशियों से, कौन सी पेशियों से? चिकनी पेशियों से बना स्तर होता है। ये कौन सा होता है? मध्य वाला स्तर होता है, साथ में मोटा होता है, चिकनी पेशियों से बना स्तर होता है, जिसे आप क्या कह सकते हो? मायोमेट्रियम कहा जा सकता है। दूसरा स्तर है कौन सा है? थर्ड कौन सा वाला है? एंडोमेट्रियम। कौन सा स्तर है तीसरा? एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक, यह सबसे आंतरिक ग्रंथिल स्तर होता है। क्या होता है? यह सबसे आंतरिक व ग्रंथिल स्तर होता है। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम में क्या क्या परिवर्तन होते हैं गर्भाशय में? ध्यान में रखना, गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम होता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में रज चक्र के दौरान, क्या बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होते हैं? चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय परिवर्तन आप ये कह सकते हो, रज चक्र के दौरान जो एंडोमेट्रियम होगा, वो एंडोमेट्रियम में जो परत थी, जो रक्त की परत के रूप में पाया जाता है, वो परत क्या होगी? झड़ेगी, मतलब ब्रस्ट होगी, ये रप्चर होगी, वो टूट करके वेजाइना के रूप में बाहर निकलेगी। मतलब जो चक्र चलेगा उसमें परिवर्तन करने में हेल्प करेगी, मतलब उसको चलाने में या उसमें सहायता करेगी। डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो कि रज चक्र में हेल्प करने में सहायता करती है, मतलब रज चक्र के दौरान रक्त के रूप में बाहर निकलने में काम करती है। दूसरी कंडीशन है जो गर्भाशय का जो मायोमेट्रियम है, जबकि आप कह सकते हो, जबकि मायोमेट्रियम में, किसमें?
जो मायोमेट्रियम होता है उस मायोमेट्रियम में प्रसव के दौरान मायोमेट्रियम में प्रसव के दौरान अधिक तेजी से क्या होते हैं, संकुचन होते हैं, अधिक तेजी से संकुचन होते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्रसव क्रिया को आसान बनाती है, जो प्रसव क्रिया को क्या बनाती है, आसान बनाती है। किसको आसान बनाएगी, प्रसव क्रिया को आसान बनाएगी। ध्यान में रखना, जो एंडोमेट्रियम होगा वो तो गर्भाशय में रज चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन, मतलब जैसे हार्मोनों के प्रभाव से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर ब्रेक डाउन होगी, टूटेगी, उसका जो स्तर होता है वो ब्रेक डाउन होगा, टूट करके योनि के द्वारा बाहर निकलेगा 3 से 4 दिन तक। मायोमेट्रियम क्या होगा, प्रसव के दौरान क्या करेगा, उसमें तेजी से संकुचन होगा, जिससे क्या प्रसव में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, प्रसव क्रिया में। सेकंड जो टर्म यहाँ पर चलती है कि जो सर्विक्स होती है, उस सर्विक्स की सतह पर 2 प्रकार के संकुचक पाए जाते हैं। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो सर्विक्स होती है वहाँ पर 2 प्रकार की ओपनिंग होती है। एक तो गर्भाशय की ग्रीवा के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, और एक गर्भाशय ग्रीवा जो होती ग्रीवा और प्लस जो योनि होती है उसके बीच में भी एक छिद्र पाया जाता है। दोनों कंडीशन है, एक तो एक्सटर्नल ओस होता है, एक इंटरनल ओस होता है। तो उसी की बात करें कि ग्रीवा जो द्वार होता है उस पर 2 प्रकार के संकुचक पाए जाते हैं। जब गर्भाशय का शरीर ग्रीवा के एक छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है तो उसे छिद्र को आंतरिक छिद्र या इंटरनल ओस कहा जाता है, और जब ग्रीवा योनि के साथ एक छिद्र द्वारा जुड़ी होती है तो उस छिद्र को बाह्य छिद्र कहा जाता है, एक्सटर्नल ओस कहा जाता है। 4th पॉइंट है योनि। अब योनि क्या रोल प्ले करती है कि योनि क्या होती है, जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय के जैसे सर्विक्स खुलती है तो सर्विक्स से आगे ग्रंथिल, मांसल ऐसी संरचना खुलती है, जिसे क्या बोला जाता है, गर्भाशय, मांसल और ग्रंथिल वे नलिका समान संरचना में खुलता है, जिसे क्या बोला जाता है, योनि कहा जाता है। और योनि की जो लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। यह सर्विक्स से बाहर तक फैली रहती है। क्या होती है, सर्विक्स से बाहर तक फैली रहती है, और ये रज चक्र के लिए भी मार्ग बनाती है, और साथ साथ में संभोग के दौरान, मैथुन के दौरान शुक्राणुओं के आदान का कार्य भी करती है, मतलब शुक्राणु को ग्रहण करने का भी कार्य करती है। और ये प्रसव क्रिया के दौरान, जब डिलीवरी होती है प्रसव क्रिया के दौरान, जन्म नाल, बर्थ के नाल का भाग भी बनाती है, उसका मार्ग भी बनाती है, और ये आसानी से फैल जाती है, इसमें फैलने की कैपेसिटी भी पाई जाती है। और योनि का खुलना वेजाइनल ओपनिंग कहलाता है। ये आंशिक रूप से एक पतली झिल्ली के द्वारा आवृत होती है, जिसे हाइमन झिल्ली कहा जाता है। इस प्रकार से इस चैप्टर में अपने 4 पॉइंट, इस मादा जनन तंत्र में 4 पॉइंट लगभग कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद अपन स्टडी करेंगे कि बाह्य जननेंद्रिय क्या होती है। बाह्य जननेंद्रिय होती है ना, उनको संयुक्त रूप से भग कहा जाता है। जो बाह्य जननेंद्रिय होती है उनको संयुक्त रूप से भग कहा जाता है, जिसमें मोनस प्यूबस भाग को, लेबिया मेजोरा को, लेबिया माइनोरा को, उसके बाद हाइमन को, क्लाइटोरिस को, ऐसे भागों का अपन पूरा सा स्टडी करेंगे। उसके बाद इसमें सहायक जनन ग्रंथियाँ आएंगी, जैसे बार्थोलन ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथियों का अपन पूरा डायग्राम सहित स्टडी करेंगे। उसके बाद आएगा मादा जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण। मादा जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण किस प्रकार से होता है। इसके बाद आपके इसमें 3 पॉइंट बचे हैं। पहला पॉइंट है बग क्या होता है, बग का डायग्राम बनाएंगे, उसका रिलेटेड पूरी स्टोरी बताएंगे। फिर एक बार स्तन ग्रंथियाँ और बार्थोलन ग्रंथियों के बाद मादा जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण किस प्रकार से होता है। इन तीनों के बाद आपका मादा जनन तंत्र वाला भी पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन युग्मक जनन का स्टडी करेंगे। सोचते हैं कि जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद इस
तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जो भी प्रॉब्लम है उसको भेज सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।